हेलो दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं 3D का लेक्चर नंबर 2। तो पिछले क्लास में हमने देखा था इक्वेशन ऑफ लाइंस को कैसे फाइंड किया जाता है, तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइंस को। तो इक्वेशन ऑफ लाइंस हम लोग दो तरीक़ा से निकाल सकते थे। अगर एक पॉइंट उस लाइन पे अगर एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ से लाइन पास हो रहा है, मान लेता हूँ उसका पोजीशन वेक्टर ए है, और उसके पैरेलल वेक्टर दिया हुआ था, मान लेता हूँ एल वेक्टर। अगर ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है लाइन का, तो हम लोग उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं, है ना। उसके लिए हमने क्या किया था, दो तरीका है। या तो ये एक जनरल पॉइंट ले लेंगे वेक्टर आर। पहला ये है कि हम लोग क्या करेंगे, ए आर वेक्टर निकालेंगे, और ए आर वेक्टर इज़ पैरेलल टू एल वेक्टर। सो ए आर वेक्टर को लेमडा टाइम्स एल वेक्टर लिख के फिर ए आर वेक्टर को लिखा था आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स एल वेक्टर। फिर यहाँ से आर वेक्टर इक्वल्स टू आ गया था ए प्लस लेमडा टाइम्स एल वेक्टर। ये एक पहला तरीका था निकालने का। ये ए वेक्टर कौन सा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है, और ये वेक्टर कौन सा है, पैरेलल वेक्टर जो कि लाइन का पैरेलल वेक्टर है। ये था पहला मेथड। और दूसरा मेथड क्या है कि हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से, और इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। तो क्योंकि ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए है, तो ये वाला वेक्टर ए हो गया, और इसका पॉइंट आर का, आर है जनरल पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर है आर, तो इसका वेक्टर आर हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, ए आर वेक्टर निकालेंगे। सिंस ए आर वेक्टर इज़ पैरेलल टू एल वेक्टर, सो ए आर वेक्टर को हम लोग लेमडा टाइम्स एल वेक्टर लिखेंगे, और फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज़ कर लेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है, ये अगर एक दूसरे को फॉलो कर रहा है तो ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर, और ये क्या होगा, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी कि ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स एल वेक्टर, है ना, और ये किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर के इक्वल। ठीक है। हाँ, तो ये था दो मेथड, जब एक लाइन किसी पॉइंट से पास हो रहा है और पैरेलल है दूसरे वेक्टर का। तो ये था इसका वेक्टर फॉर्म। अब इसी से हमने कार्टेशियन फॉर्म निकाला था। उसके लिए हमने क्या किया था, पॉइंट ए को अज्यूम कर लिया था x1 y1 z1, है ना, और एल वेक्टर को हमने ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हमने मान लिया था। ठीक है। और फिर इसमें सारे वैल्यूज़ पुट करने के बाद फाइनल आंसर जो आया था x अपन x1 अपन ए माइनस इक्वल्स टू y माइनस y1 अपन बी इक्वल्स टू z माइनस z1 अपन सी, है ना, इक्वल्स टू आया था कुछ लैम्डा। ठीक है ना। तो हमने फिर ऑब्जर्व किया था कि ये जो पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है वो क्या होता है, x माइनस x1, यहाँ माइनस के बाद बैठा होता है ना, और जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर है ए बी सी, वो कहाँ होता है, नीचे। इतना तक हमने ऑब्जर्व कर लिया था। इसके बाद लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, अगर दो यूनिक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे ए और बी, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते थे, लाइन का इक्वेशन के लिए अपने को दो इन्फॉर्मेशन ढूंढना है। पहला है पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है, एक पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है, और दूसरा है उसके पैरेलल वेक्टर। तो इसमें दो पॉइंट दिया हुआ था लेकिन पैरेलल वेक्टर नहीं दिया हुआ था। हम क्या किए, यहाँ से ए बी वेक्टर निकाल लिया ना। ये जो ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर इस लाइन के पैरेलल होगा, है ना। ए बी वेक्टर क्या हो गया, ये लाइन के पैरेलल हो गया। तब अपने को ये जो ए बी है, इसको ये इस वेक्टर को हम लोग उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, है ना, तो वो पैरेलल वेक्टर हो गया। तो यहाँ से कोई भी एक पॉइंट यूज़ कर लेंगे, पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर है ए, और पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर है बी। फिर यहाँ से वेक्टर आर। अब सेम पहले जैसा जब पॉइंट ए से पास हो रहा था और पैरेलल वेक्टर था एल का, एल की जगह पे भी क्या है, ए बी वेक्टर है, बस उसी को रिप्लेस कर लेंगे। पॉइंट ए प्लस लेमडा टाइम्स ए बी वेक्टर मीन्स बी माइनस ए वेक्टर। ठीक है, ये था वेक्टर फॉर्म। और फिर इसी को जब कार्टेशियन फॉर्म में हमने चेंज किया था, तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ये x2 माइनस x1 क्या है, ये पॉइंट b जो है वो x2 y2 और z2 है, और ये पॉइंट a क्या है, x1 y1 z1। ठीक है ना, इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, है ना, इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल्स टू सम कांस्टेंट म्यू मान लेता हूँ। ठीक है, ये था अपना इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
अपने को क्या ध्यान में रखना है, किसी भी लाइन का इक्वेशन के लिए अपने को सिर्फ और सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन ढूंढना है, और वो है एक पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है, दूसरा पैरेलल वेक्टर। और अगर कभी एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है तो वहाँ से भी दो इन्फॉर्मेशन तुरंत निकाल लेंगे, पहला तो पैरेलल वेक्टर और दूसरा कौन सा पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये वाला टॉपिक हमने कर लिया था। अब इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा नोट करके लिखेंगे, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। पैरेलल लाइंस है ना पहला चीज़, और दूसरा इधर हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक, अब दो लाइन अगर पैरेलल है, दो लाइन अगर पैरेलल है तो इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा ना वो सिर्फ एक ही वेक्टर होगा, एल वेक्टर। ठीक है, तो ये पहला जो लाइन है वो किसी एक पॉइंट से पास होगा, वो मान लेता हूँ A1। ठीक है, दूसरा जो लाइन है वो दूसरा पॉइंट से पास होगा, उसका पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ A2। ठीक है ना, लेकिन इसका जो पैरेलल वेक्टर होगा ना वो सेम होगा, तो वो लाइन कैसा दिखेगा, अभी R वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ से लिखेंगे A1 से पास हो रहा है प्लस लेमडा टाइम्स जो पैरेलल वेक्टर है L वेक्टर। ठीक है, अच्छा फिर दूसरा लाइन कैसा बन जाएगा, A2 प्लस म्यू टाइम्स L वेक्टर। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ से दो पैरेलल लाइंस को कैसे पहचानेंगे, दो पैरेलल लाइन को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, उसका पैरेलल वेक्टर देखो। अगर इसका पैरेलल वेक्टर सेम है ना, सेम है या फिर किसी के सेम है या फिर मल्टीपल में है, मतलब इस तरह से हो सकता है, अगर एक है i प्लस जे प्लस के है ना, तो दूसरा ऐसा कुछ 2i प्लस 2j है ना प्लस 2k इस तरह का हो सकता है, या फिर 3i प्लस 3j प्लस 3k इस तरह का हो सकता है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप इस तरह का हो सकता है, मल्टीपल्स हो सकता है। क्यों, यहाँ पे देख लो अलग अलग कांस्टेंट है ना। तो अगर ये दोनों, ये जो पैरेलल वेक्टर है अगर सेम है या फिर मल्टीपल्स में है, ठीक है, तो उस केस में दोनों लाइन जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा। ठीक है, अब दूसरा आता है परपेंडिकुलर लाइंस, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस में एक लाइन ऐसा है दूसरा लाइन ऐसा है। ठीक है, तो देखो 3D में टोटल 3 टाइप के लाइन हो सकते हैं। तो 3D सिस्टम में 3 टाइप का लाइन हो सकता है, ये हो गया पैरेलल लाइंस, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है ना, पैरेलल लाइंस हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और तीसरा होता है स्क्यू लाइंस, ये वाला लाइन। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, तो ये ना ही पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। ठीक है ना, स्क्यू लाइंस। तो स्क्यू लाइंस को भी हम लोग देखेंगे आगे। तो पहले है पैरेलल लाइंस, ये परपेंडिकुलर लाइंस। तो परपेंडिकुलर अगर लाइंस है, ये मान लेता हूँ लाइन 1 है और ये है लाइन 2। तो लाइन 1 है तो इसका पैरेलल वेक्टर भी होगा, उसको मान लेता हूँ L1 वेक्टर, और ये लाइन 2 है तो इसका पैरेलल वेक्टर है L2। ठीक है, अब ये क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इसका पैरेलल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना, ओके, तो इसका जो लाइन होगा कुछ इस तरह से, R इक्वल्स टू, ये मान लेता हूँ A1 से पास हो रहा है प्लस लेमडा टाइम्स L1, और दूसरा लाइन जो है वो A2 प्लस लेमडा टाइम्स L2। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर लाइन हो या इंटरसेक्टिंग लाइन हो या स्क्यू लाइन्स हो, उसमें ये दोनों अलग अलग दिखने वाला है। ठीक है, ये अलग अलग दिखने वाला है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन हो या इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, स्क्यू लाइन्स हो, इसका पैरेलल वेक्टर अलग अलग दिखने वाला है। ठीक है, तो लेकिन उसमें से वो स्क्यू लाइंस पे आएंगे थोड़ा देर बाद, इंटरसेक्टिंग लाइंस पे भी आएंगे, ये भी एक इंटरसेक्टिंग लाइंस ही है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, लेकिन स्पेशल केस है जब ये परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, तो जब ये परपेंडिकुलर है, सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सो इट्स नॉर्मल इट्स पैरेलल वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, सो यहाँ L1 डॉट L2 विल बी 0। ठीक है, अगर ये 0 है तो मान लेता हूँ ये जो L1 है ना, L1 कुछ ऐसा है A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। ठीक है, और L2 कुछ ऐसा है A2 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस C2 K कैप। ठीक है, अब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दोनों को डॉट कर लेते हैं, तो ये क्या बनेगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन हो जाता है जब 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है? कंडीशन याद रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं है, तुमको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो भी परपेंडिकुलर होगा। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? ठीक है, यहाँ तक नोट करो। अच्छा, एक चीज़ और इसमें हम साथ ही साथ डिस्कस कर ही लेते हैं। यहाँ पे हो गया पहला नोट हो गया
पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। और दूसरा नोट ये है एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइन के बीच में जो एंगल होगा, इन दोनों लाइन के बीच में जो एंगल होगा वो सेम एंगल होगा इसके पैरेलल वेक्टर के बीच में, ठीक है। ये है L1 और ये है L2, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स, समझ में आई। एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। और दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू L1 डॉट L2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ L1 मॉड ऑफ L2। कोई दिक्कत है इसमें, है ना। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं इसे, और एंगल बिटवीन टू लाइन इज सेम एज देयर पैरेलल वेक्टर्स, एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस, एकदम बेसिक क्वेश्चन। फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस R इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये है लाइन पहला, और दूसरा लाइन कुछ इस तरह से है 5i कैप माइनस 2j कैप और फिर प्लस म्यू टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप और फिर प्लस 6k कैप, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। चलो जल्दी से निकाल के बताओ, ठीक है। तो ये पहला लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, और दूसरा लाइन इसके पैरेलल है। एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, उन दोनों पैरेलल वेक्टर्स के एंगल के बीच के, उन दोनों पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल है उसके इक्वल, है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या लगाएंगे, इन दोनों का डॉट, मतलब ये बनेगा 3 + 4 + 12 डिवाइडेड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। तो पहले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर यहाँ से क्या आएगा 3 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर और फिर 6 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना बन गया 12, 16 और ये 3, तो 19 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये कितना 4, 4, 8, 9, तो ये 3 बन गया। और ये इधर कितना बनेगा 9 प्लस, हाँ ये इधर बचेगा 9 + 4, तो 9 + 4 कितना हो गया 13, प्लस यहाँ से 6 का स्क्वायर 36, तो 49, तो 7 ना, यहाँ पे 7, ये आ गया 19/21। ये कॉस थीटा के इक्वल हुआ, बट थीटा क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ 19/21, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम बेसिक वार्म अप क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको भी करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच लाइन 1 दैट इज R इक्वल्स टू, अच्छा इसमें ऐसा कुछ दिया है, कार्टेशियन फॉर्म दिया है इसका, x - 5 डिवाइडेड बाय 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 2 - y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 - z डिवाइडेड बाय -1 एंड L2, दूसरा लाइन कुछ इस तरह से है x/1 इक्वल्स टू 2y + 1 अपॉन 4 लैम्डा इक्वल्स टू 1 - z अपॉन -3, है ना। R परपेंडिकुलर,
ठीक है। तो दो लाइन दे रखा है और बोल रखा है कि ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उसके जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ अपने को ध्यान रखना होगा, जो लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था लाइन का, वो इस तरह से x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल्स टू लैम्डा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले x y z सबका कोएफिशिएंट +1 होता था। इसके बाद जो बाद में जो माइनस के बाद जो बैठा है वो क्या होता था, पॉइंट्स, और नीचे ये a b और c ये क्या होता था, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम लोग लाइन 1 को देखेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत है। ठीक है, इसको अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा कन्वर्ट। L1 तो यहाँ से तो x माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, y चाहिए प्लस में, तो क्या करना होगा, -1 कॉमन लेना होगा। तो -1 कॉमन ले लिए तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5, लेकिन ये माइनस ऊपर में रहना नहीं चाहिए, वहाँ पे देख लो, तो ये माइनस को नीचे लाना होगा, तो यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर माइनस कॉमन लेना होगा, z-1 और वो माइनस नीचे आएगा तो +1। ठीक है, ये आ गया लाइन 1। और लाइन 2 को अगर देखें, लाइन 2 में भी कुछ गड़बड़ है, क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत है, y का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, यहाँ पे है 2, तो यहाँ रखेंगे x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू, यहाँ से दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो y और प्लस बनेगा 1/2 और वो 2 नीचे आ जाएगा, है ना, तो 4 लैम्डा बाय 2। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ से भी -1 कॉमन लेना होगा, z-1 अपन नीचे हो जाएगा +3। ठीक है, तो लाइन 1 का जो पैरेलल वेक्टर है वो ये है ना, दिस एंड दिस आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर टू दी लाइन 1। और वैसे ही ये कितना है, पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन 2। सिंस बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन देयर पैरेलल वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका लाइन 1 का जो पैरेलल वेक्टर मान लेता हूँ वो L1 है, और वो कितना है, 5 लैम्डा प्लस 2 आई कैप प्लस यहाँ पे -5 है, -5 जे कैप और यहाँ क्या है प्लस के कैप। ठीक है, और लाइन 2 का जो पैरेलल वेक्टर है तो वो कैसा है, आई कैप एंड प्लस यहाँ पे बनेगा 2 लैम्डा जे कैप और यहाँ पे +3 के कैप। ठीक है, अब सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर सो L1 विल बी परपेंडिकुलर टू L2, सो इट्स डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं इनमें से, तो कर लो, तो दिस इंटू 1 तो ये बनेगा 5 लैम्डा प्लस 2 और प्लस वहाँ बनेगा -5 इंटू 2 लैम्डा और प्लस वहाँ से 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। बस यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकाल लेना है, तो ये बन गया 5 लैम्डा प्लस 2, यहाँ पे कितना बनेगा -10 लैम्डा और +3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर देखें तो कितना लैम्डा बच रहा है, -5 लैम्डा इक्वल्स टू इधर 2 + 3 तो 5 उधर गया तो -5, सो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया 1। बस दैट्स इट, कोई दिक्कत है नहीं है ना। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ले लो, कंसीडर द लाइन्स, तो पहला लाइन है x + 1/3 इक्वल्स टू y + 2/1 इक्वल्स टू z + 1/2, z + 1/2। और दूसरा लाइन है x - 2/2 इक्वल्स टू y + 2 y + 2/2 इक्वल्स टू z - 3/3। ठीक है, ये दिया है। देन फाइंड, आगे है देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2। चलो इस क्वेश्चन को ज़रा सोचो, अ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन L1 एंड L2। ठीक है,
अब देखो इसको क्या करेंगे, अब दो लाइंस क्या है, दो लाइंस दिया हुआ है, अब यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ दी लाइंस, ठीक है। तो अगर तुम इसको देखोगे ये है लाइन 1, ठीक है, और दूसरा लाइन, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस है क्या, नहीं है पैरेलल लाइंस, क्योंकि ये आपस में मल्टीपल्स नहीं है, इंटरसेक्टिंग होगा या फिर स्क्यू लाइंस होगा, कोई भी होगा। तो इस तरह से हम लाइन 2 ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो लाइन 2 ड्रॉ किए, ये है अपना पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन 2, ये है पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन 1, ठीक है। अपने को ऐसा वेक्टर चाहिए, ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए जो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर हो, है ना। अपने को एक ऐसा वेक्टर चाहिए, ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर हो, साथ ही साथ इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है। अब सोचो ये दोनों लाइंस है अपने पास, ठीक है, ऐसा कोई लाइंस है दो, ठीक है। ऐसा कोई वेक्टर अपने को ढूंढना है जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो और इस पे भी परपेंडिकुलर हो, ठीक है, इस पे भी परपेंडिकुलर हो, इस पे भी परपेंडिकुलर हो। तो लाइंस का अपना कुछ नहीं है, उसके पैरेलल वेक्टर से ही जाना जाता है वो। तो लाइन 1 का पैरेलल वेक्टर ये वाला है, ऐसा वाला, है ना। अगर कोई वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है तो इसके पैरेलल वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा, और अगर ये इस पे परपेंडिकुलर है तो इसके पैरेलल वेक्टर जो उस पे भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यानी कि अपने को एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है जो परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2 दोनों हो जाए। तो सोचो वो वाला वेक्टर कैसा होगा, ये है L1, इधर है L2, ऐसा कोई वेक्टर जो इस पे भी परपेंडिकुलर हो और इस पे भी परपेंडिकुलर हो। ऐसा कैसे वेक्टर निकालोगे बताओ, ऐसा कोई वेक्टर जो दो वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो, ऐसा कौन सा वेक्टर होता है, ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू both lines L1 and L2 will be same as a vector perpendicular to their parallel vectors। क्या इसमें कोई दिक्कत है, नहीं है ना। तो अब सोचो कैसे ये वेक्टर परपेंडिकुलर टू देयर पैरेलल वेक्टर, दैट विल बी L1 क्रॉस L2, हाँ या नहीं बताओ, है ना। तो बस इसका L1 क्रॉस L2 निकाल लेते हैं। तो आई कैप जे कैप के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट तो निकालने आता है ना। तो L1 कौन सा है, 3 1 2, है ना, और L2 क्या है, 2 2 और 3, 2 2 3, कोई दिक्कत है इसमें। तो ये आ गया, आई कैप रख लिया ये और ये गैप, तो इधर बच गया 3 -4 माइनस जे कैप, और ये गैप बचा कितना 9 -4 प्लस के कैप, और ये गैप तो 6 -2, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से बच गया कितना माइनस आई कैप, और फिर इधर -5 जे कैप और +4 के कैप, ठीक है। ये आ गया अपना, चलो इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम लेते हैं, ए वेक्टर नाम लेते हैं ना। ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, ए वेक्टर इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। बट अपने को क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। सो यहाँ से ए कैप निकाल लो, ए कैप क्या बन जाएगा, -i कैप -5 जे कैप और फिर +4 के कैप डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर +16, कितना हो गया 42, क्या देखो तो 16 + 25 41 + 1, है ना, 42 हो गया ना, √42, बस हो गया काम खत्म। क्या ये चीज़ समझ में आया। ये क्वेश्चन करवाने का मतलब मेरा जो इरादा था वो ये था तुम्हें समझ सको कि दो लाइन के बीच में कुछ भी दे रखा है तो उसके नॉर्मल वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट एकदम कंपलसरी है, ठीक है। दो लाइन परपेंडिकुलर हो, दो लाइन के बीच में इंटरसेक्शन निकालना हो, है ना, तो उसके परपेंडिकुलर वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स से ही जाना जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन नोट कर लो। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइन, ठीक है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट देखो क्या है, ऐसा कोई लाइन है, ठीक है, इस पे मैं बताता हूँ। ये लाइन है,
लाइन के ऊपर कोई भी अगर अपने को जनरल पॉइंट अज्यूम करना पड़ जाए, लाइन के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट अज्यूम करना पड़ जाए, तो अपने पास ये ऑप्शन है कि हम लोग x, y, z ले लें, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होगा, 3 अननोन्स हो जाएगा, ठीक है। x, y, z लोगे 3 अननोन्स हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग पैराबोला में किस तरह से पॉइंट लेते हैं, at², 2at, इससे क्या होता है, सिर्फ एक ही अननोन होता है ना। उसी तरह से लाइन में देखो, लाइन में अगर हम लोग x, y, z ले लें, ठीक है, तो 3 अननोन्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग कैसे भी करके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, तो उससे क्या होगा, सिर्फ उसमें 1 या 2 अननोन, जो भी हो, एक अननोन होगा। समझ पा रहे हो ना। जैसे इसमें अगर हम लोग x, y लेते तो 2 अननोन हो जाता, लेकिन इस फॉर्म में लिए तो क्या हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक ही अननोन होगा। तो वही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसी चीज़ को, मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स को कम कर देता है। तो वैसे ही अगर एक 3D लाइन है, तो और वो लाइन कुछ इस तरह से मान लेता हूँ, x, x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। ये लाइन का इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, तो इस लाइन पे अगर कभी भी अपने को एक पॉइंट अज्यूम करना पड़ जाए, तो हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ही अज्यूम करेंगे। और वो क्या करेंगे, जो कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है या वेक्टर इक्वेशन ही दिया है ना, तो उसको कार्टेशियन में तुरंत कन्वर्ट कर लेंगे और इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इक्वल कर लेंगे, ठीक है। और वहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालो तो क्या बनेगा, a लैम्डा प्लस x1, तो x1 प्लस a लैम्डा, कोई दिक्कत है। और वैसे ही y इक्वल्स टू यहाँ पे y1 प्लस b लैम्डा और z इक्वल्स टू z1 प्लस c लैम्डा, कोई दिक्कत है। दिस इज कॉल्ड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, है ना, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ अ लाइन। कोई दिक्कत है इसमें। अब ये लाइन कहाँ, x1, y1, z1 से पास हो रहा था और इस ABC के, ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन रेशियो ABC है उसके पैरेलल था, ठीक है ना। कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा, ये तो हो गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। अब इसका देखेंगे हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूजेस, ठीक है। यूजेस ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, पीसी लिख देते हैं ना, यहाँ पे पीसी लिख देता हूँ शॉर्टकट, ठीक है। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ यूजेस ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो यूज होता है ना, वो होता है टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको पूरा लिखना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस हो, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन प्लेन एंड अ लाइन हो, तो भी हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स यूज़ करेंगे। समझ पा रहे हो ना। ये तो पहला यूज़ हो गया। दूसरा यूज़ जो इसका है वो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना, इमेज निकालना, इमेज ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसका यूजेज है। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। कोई दिक्कत है। अच्छा, तो टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बिटवीन टू लाइंस, इसी में आ जाएगा बिटवीन अ लाइन एंड प्लेन, ठीक है। तो वो हम लोग जब प्लेन स्टार्ट करेंगे ना उस टाइम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। तो देखो, ये लाइन 1 है, ठीक है, और ऐसा कर लेता हूँ, ये है लाइन 2, ठीक है। लाइन 2 का इक्वेशन कुछ ऐसा है, x माइनस x2 अपॉन यहाँ पे कर लेता हूँ a2 कर लेता हूँ इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b2 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c2 इक्वल्स टू कुछ कांस्टेंट मान लेता हूँ म्यू। और L1 को हमने कैसा अज्यूम कर लिया है, x माइनस x1 अपॉन a1 कर लेता हूँ इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1 इक्वल्स टू लैम्डा, ठीक है। ये दो लाइन अपने को गिवन है, अपने को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, क्या करेंगे, दोनों लाइन का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है। तो इस लाइन का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसा है, x का वैल्यू, x के जगह पे क्या लिखेंगे, x1 प्लस लैम्डा a1, ठीक है, कॉमा y1 प्लस लैम्डा a2, कॉमा z1 प्लस लैम्डा यहाँ पे है b2 ना, a1 b1
और यहाँ पे C1, ठीक है। ये हमने निकाल लिया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसका, लाइन 1 का। वैसे ही पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग लाइन 2 का, तो वो क्या आएगा, x2 प्लस म्यू टाइम्स a2, फिर y2 प्लस म्यू टाइम्स b2 और z2 प्लस म्यू टाइम्स c2। कोई दिक्कत है, ये आ गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लाइन 2 का, ठीक है। अच्छा, ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है ना, किसी भी लाइन का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, वो इस लाइन पे प्रेजेंट जितने भी पॉइंट्स हैं सबको एक साथ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी पॉइंट ले लो उसको इस लाइन के इक्वेशन में रखोगे सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो इसी लाइन को रिप्रेजेंट करे, इसके लिए कुछ ना कुछ तो यूनिक होना चाहिए। अरे अपने को यही पॉइंट चाहिए। ये जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है लाइन 1 का, ये इस लाइन पे सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये इसी लाइन को रिप्रेजेंट करे, इसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो देखो लैम्डा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, लैम्डा के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए अलग अलग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अपने को वो लैम्डा निकालना है, वो लैम्डा का वैल्यू निकालना है जो इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। समझ पा रहे हो, ये लाइन 1 का। वैसे ही लाइन 2 का, लाइन 2 पे भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स को ये अलग अलग म्यू के वैल्यू के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। अपने को यही पॉइंट चाहिए, इसके लिए अपने को वो यूनिक म्यू का वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे ना, देखो ये लाइन 2 का भी यही पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए, लाइन 1 का भी यही पॉइंट सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, x वाले को x के साथ इक्वल करेंगे, y वाले को y के साथ इक्वल करेंगे और z वाले को z के साथ इक्वल करेंगे, ठीक है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, लैम्डा और म्यू अननोन। देखो इसमें सब कुछ गिवन है। लाइन इसमें क्या है, x2 लाइन 2 का पॉइंट है, गिवन है, a2 पैरेलल वेक्टर का i का कोएफिशिएंट है, सब कुछ नॉन है, इसमें सिर्फ म्यू अननोन है। वैसे इसमें भी सब कुछ नॉन है, सिर्फ लैम्डा अननोन, ठीक है। तो दो को x के साथ इक्वल करेंगे, y को y के साथ इक्वल करेंगे, वहाँ से लैम्डा और म्यू का वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत है। और लैम्डा म्यू का वैल्यू अगर आ गया है, इन दोनों में से किसी में भी रख दो, इसमें म्यू का वैल्यू रख दो या इसमें लैम्डा का वैल्यू रख दो, ये पॉइंट आ जाए। क्या इतना समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या होता है, जेई वाले थोड़ा सा पंगा कर देता है। वो ये है कि तुमने क्या किया, इन दोनों को इक्वल किया और वहाँ से लैम्डा म्यू का वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि दो इक्वेशन है, मतलब दो अननोन से है, तो दो ही इक्वेशन अपने को चाहिए। तीसरा जो इक्वेशन है z वाला, इसका कोई यूज ही नहीं हुआ, नहीं बना। हाँ, तो ये लैम्डा और म्यू का वैल्यू जब भी निकालोगे ना, तो दोनों ये z में रखना है, थर्ड वाले में रखना ही है, ठीक है। रखने के बाद अगर दोनों का z सेम आया, z कोऑर्डिनेट, तब वो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है, अदरवाइज इंटरसेक्टिंग ही नहीं है। समझ में आया क्या ये चीज़, समझ में आया क्या। हाँ, तो ये ऐसा नहीं, दोनों को इक्वल तो करना ही करना है, साथ में थर्ड स्टेप में इसको भी चेक कर लेना है, देखना है दोनों सेम आ रहा है कि नहीं है। अगर सेम आ गया तो इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग है तो दो केस हो सकता है, या तो वो पैरेलल है, पैरेलल होगा तुम्हें देख के पता चल जाएगा a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दोनों सेम इक्वल होगा, या फिर मल्टीपल्स में होगा। तो अगर इंटरसेक्टिंग नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटी है, स्क्यू लाइंस या पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो स्क्यू लाइंस वाले केस भी हम लोग देखेंगे, दो लाइन इंटरसेक्टिंग कब होता है कब नहीं होता है, वो भी देखेंगे हम लोग आगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए बताओ क्या ये स्टेप क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसका जो स्टेप्स है, स्टेप्स में पहला नंबर क्या है, फाइंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, है ना, ऑफ बोथ लाइंस। कोई दिक्कत है इसमें, पहला स्टेप। सेकंड जो स्टेप है इसका, क्या करोगे, इक्वेट कर दोगे, है ना, इक्वेट कोऑर्डिनेट्स टू गेट लैम्डा एंड म्यू। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं है ना। अब लैम्डा एंड म्यू आ गया, थर्ड स्टेप, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्या, चेक, है ना, चेक बाय पुटिंग, चेक बोथ द पॉइंट by putting lambda and mu, ठीक है। चेक कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ द, ये चीज़ समझ में आ गया ना, बाय पुटिंग लैम्डा एंड म्यू। तुम देख लोगे दोनों कोऑर्डिनेट सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो आ गया, अगर सेम नहीं आया देन क्या बन जाएगा, वो पॉइंट नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत है,
चलो ये हो गया पहला एप्लीकेशन इसका। इसका कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, इधर ऊपर ऊपर इरेज कर रहे हैं ना? तो ये जो फोर्थ स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप इसी का अगर सेम हो गया, ये पॉइंट्स आर मतलब दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, दोनों पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, तो वो क्या हो गया? सेम है, मतलब वो इंटरसेक्टिंग है, अदरवाइज नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, है ना। फोर्थ नंबर क्या बन जाएगा? अदरवाइज लाइंस आर, है ना, नॉन इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अगर नॉन इंटरसेक्टिंग है तो यहाँ से दो केस पॉसिबल है, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल लाइंस, या फिर दूसरा क्या हो सकता है? स्क्यू लाइंस। कोई दिक्कत है? अब स्क्यू लाइंस पे हम लोग आएंगे सेपरेटली, पैरेलल लाइंस तुम देख चुके हो, वैसे भी लाइन का इक्वेशन देख के ही पता चल जाएगा पैरेलल लाइंस, ठीक है। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे नोट करके उसको लिख लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन को करेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा ना? यहाँ तक नोट हो गया है क्या? अब देखो, एक नोट करके लिखना, कंडीशन फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, कंडीशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसा कर लो, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हुआ, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, देखो ये लाइंस है, लाइन 1, ठीक है। टू लाइंस आर ऑलवेज कोप्लानर, हाँ या नहीं बताओ? टू लाइंस जैसे टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, ठीक है, वैसे ही टू लाइंस आर ऑलवेज कोप्लानर। अगर लाइन ऐसा है तो उसके लिए कौन सा प्लेन है? ये वाला। लाइन ऐसा है तो कौन सा प्लेन है? ये वाला। कोई दिक्कत है? कैसे भी घुमा लो, एक प्लेन पे लाई करेगा वो, ठीक है ना। तो टू लाइंस आर ऑलवेज कोप्लानर। ये लाइन 1 है जिसका पैरेलल वेक्टर है, इस लाइन 1 का जो पैरेलल वेक्टर है वो है L1, ठीक है, और लाइन 2 का जो पैरेलल वेक्टर है वो है L2, ठीक है। ये है लाइन 2, ठीक है। अब देखो कोई भी लाइन है ना, कोई भी लाइन है, उसमें लाइन में से दो इन्फॉर्मेशन तुरंत निकाल लेना। पहला कि जहाँ से वो पास हो रहा है, और दूसरा वो किसके पैरेलल है, ठीक है। तो ये पास हो रहा है, मान लेता हूँ ये है A पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है A, ठीक है, और जो लाइन 2 है वो B पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है B, ऐसा मैंने मान लिया, ठीक है। अब देखो, क्योंकि दो लाइन्स ऑलवेज कोप्लानर है, इंटरसेक्टिंग लाइन भी एक प्लेन पे है, कोई दिक्कत है नहीं है ना? अच्छा, अगर ये दोनों लाइन एक प्लेन पे है, ठीक है, ये प्लेन मैं मान लेता हूँ ऐसा, ये प्लेन है, ठीक है, इधर प्लेन पे है, इसका जो पैरेलल वेक्टर है, क्योंकि ये फ्री वेक्टर से कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, तो ये जिसका जो फ्री वेक्टर है इसको इस प्लेन पे भी ला सकते हो, ठीक है ना। ग्रीन वाले जो लाइन है उसका पैरेलल वेक्टर ये ब्लू वाला, इस प्लेन पे ला सकते हो, ठीक है। यानी कि ये जो ब्लू वाला पैरेलल वेक्टर है इस ग्रीन वाले लाइन का, वो भी कोप्लानर है टू जिस पे ये दोनों लाइन है। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, यही अपना प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, तो ये है अपना पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन 2, ये है अपना पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन 1, ठीक है। अब क्योंकि ये जो लाइन 1 और लाइन 2 इस प्लेन के ऊपर है, इसका जो पैरेलल वेक्टर है ये भी इसी के ऊपर है, हाँ या नहीं? इसका मतलब ये L1 एंड L2 आर कोप्लानर, कोई दिक्कत है? वैसे भी टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, ठीक है, तो ये दोनों इसी के ऊपर है। अच्छा, अब क्योंकि ये दो पॉइंट है अपने पास, यहाँ से क्या करते हैं, एक नया वेक्टर ज्वाइन कर लिए, ये AB वेक्टर, कोई दिक्कत है? अब ज़रा बताओ, क्योंकि ये जो पॉइंट A और B है क्या इस प्लेन के ऊपर है? अगर इन दोनों को ज्वाइन करके एक वेक्टर, ये वाला वेक्टर निकाले, क्या ये भी इसी प्लेन के ऊपर होगा? इसका मतलब है L1, L2 एंड AB वेक्टर आर कोप्लानर, कोई दिक्कत है? और अगर ये कोप्लानर है
अगर ये कोप्लानर है तो इसका बॉक्स होगा 0। क्या इतना समझ में आ रहा है? बॉक्स क्या दिखाता था? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप दिखाता था, है ना। बॉक्स क्या दिखाता था? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप दिखाता था, है ना। तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, 3 वेक्टर। अगर कुछ हाइट बनता था तब ये पैरेललोपाइप का वॉल्यूम देता था, अगर इसका बॉक्स निकाल देते थे तो। अब क्योंकि ये देखो ये दोनों वेक्टर एक प्लेन पे है लेकिन ये दूसरे प्लेन पे था, ठीक है, इसलिए ये पैरेललोपाइप बना रहा था। लेकिन अभी क्योंकि ये भी इसी प्लेन पे आ गया है, सेम प्लेन पे आ गया, ठीक है, तो बॉक्स क्या देता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप, ठीक है। क्योंकि ये हाइट बना ही नहीं तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा? 0। समझ पा रहे हो ना? तो बस उसी चीज़ को यूज़ करना है। इफ़ L1 एंड L2 आर, लाइन 1 एंड लाइन 2 आर कोप्लानर, देन बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ L1, L2 एंड AB वेक्टर विल बी 0। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। यहाँ लिखेंगे सिंस L1, यहाँ करता हूँ AB वेक्टर कॉमा L1 एंड L2 आर कोप्लानर। कोई दिक्कत है? कोप्लानर वेक्टर्स, यहाँ तक कोई दिक्कत है? सो इट्स बॉक्स प्रोडक्ट में कैसे लिखते हैं? बॉक्स बना के AB वेक्टर और फिर L1 वेक्टर ना और L2 वेक्टर, इसका बॉक्स क्या बन जाएगा? 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है ना। अच्छा, अब AB वेक्टर को लिख देते हैं। AB वेक्टर क्या बनेगा? B वेक्टर माइनस A वेक्टर फिर L1 L2, इसका बॉक्स क्या बन गया? 0। कोई दिक्कत है इसमें? अगर 3 वेक्टर, यहाँ से देखो इतना ही नहीं, ये चीज़ का भी ध्यान रखना, अगर 3 वेक्टर कोप्लानर है तो उसका बॉक्स 0। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। 2 वेक्टर अगर 2 लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो पहले उसके दोनों पैरेलल वेक्टर निकाल लिए और जो पॉइंट से पास हो रहा है वहाँ से एक वेक्टर निकाल लिए, वो क्या बन जाएगा? उसका बॉक्स क्या बन जाएगा? 0। कोई दिक्कत है इसमें? अभी से सेट कर लो, अगर 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर मीन्स उसका बॉक्स 0। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अभी सेकंड यूजेज बताते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का। तो पहला यूज़ था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, सेकंड यूज़ देखो। तो सेकंड यूज़ इन अ लाइन एंड अ पॉइंट, ठीक है, एक लाइन और एक पॉइंट दिया हुआ रहे तब देखो क्या क्या यूज़ होगा। मान लेता हूँ ये लाइन है, ये लाइन दिया हुआ है, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे P, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट मैं मान लेता हूँ अल्फ़ा, बीटा और गामा, ऐसा पॉइंट ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें गिवन क्या क्या है? गिवन है इसका एक पॉइंट P जो अल्फ़ा, बीटा, गामा है, ठीक है, और एक लाइन, मान लो वो लाइन कुछ ऐसा है x माइनस x1/a, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये 2 लाइन और एक पॉइंट दिया हुआ है। अब देखो इससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन बन सकता है। पहला इन्फॉर्मेशन जो बनता है इसमें, यहाँ इस वाले लाइन से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करें इस पर, ठीक है, इस वाले लाइन से थोड़ा परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, इसको अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। इस वाले लाइन से अगर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए यहाँ पे, ठीक है, तो जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ इस वाले पॉइंट को बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहला यूज़ है इसमें, सेकंड में पहला नंबर क्या है? टू फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? इस पॉइंट P से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप की हो, जहाँ पे ड्रॉप हुआ परपेंडिकुलर, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, वो जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट को बोलेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अच्छा, इसके बाद सेकंड यूज़ है इसका इमेज निकाल लेना, ठीक है, P डैश, इसको बोलेंगे इमेज ऑफ P, इमेज ऑफ P। कोई दिक्कत है? नहीं है ना। सेकंड यूज़ है इसका इमेज निकाल लेने में। थर्ड यूज़ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल लेना,
ठीक है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन। ठीक है, तो सेकंड यूज़ क्या है इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P ऑन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड पॉइंट P, ऐसा करता, बिटवीन लाइन एंड पॉइंट P। ठीक है, और जो थर्ड यूज़ है, थर्ड यूज़ का क्या है, इमेज ऑफ P ऑन दी लाइन। कोई दिक्कत है इसमें, सब एकदम एक दूसरे से रिलेटेड है। चलो तो अब देखो एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर कैसे भी करके ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए तो देखो इमेज भी निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना लेंथ ये उतना ही लेंथ ये, अरे इमेज सेम डिस्टेंस पे बनता है ना, इमेज सेम डिस्टेंस पे बनता है, जितना लेंथ ये वाला होगा उतना ही लेंथ ये वाला होगा। तो जैसे f आ गया तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से ये इमेज निकाल लेंगे P डैश। कोई दिक्कत है नहीं है ना। और अगर ये f आ गया तो हम लोग ये डिस्टेंस फॉर्मूला से pf का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सेकंड वाला पॉइंट वो भी आ गया, सब तीनों के तीनों एक साथ। कोई दिक्कत है, यानी कि तीनों के तीनों डिपेंड करता है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर से, है ना। तो कैसे भी करके अपने को फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाए, मतलब निकाल लें कैसे करके, तो बाकी सब निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे कैसे। अब क्योंकि ये लाइन का इक्वेशन गिवन है, तो लाइन किसी पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 z1 से, और पैरेलल है किसी वेक्टर का। बताओ वो वेक्टर कौन सा है। एल वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, है नहीं। अरे पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो नीचे आता है ना। ठीक है, तो ये है। अब ज़रा सोचो, अब क्योंकि लाइन गिवन है तो ये इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करेंगे। देखो स्टेप्स लिखता हूँ यहाँ पे, स्टेप्स। पहला नंबर, फाइंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन लाइन। ठीक है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन लाइन। तो ये लाइन दिया हुआ है तो इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यहाँ पे निकाल सकते हो। क्या बनेगा वो, x1 प्लस लैम्डा ए, y1 प्लस लैम्डा बी, z1 प्लस लैम्डा सी। कोई दिक्कत है इसमें? अरे इस लाइन का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकाल लिया। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि p गिवन है, f में कितने अननोन्स हैं? अरे कितने अननोन्स है पहले ये बताओ। इसमें कितने अननोन्स हैं? इस पॉइंट f के लिए कितने अननोन्स है? देखो x1 a, x1 y1 z1 a b c सब के सब लाइन में गिवन है, एक ही अननोन है लैम्डा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो pf है ना, pf इज परपेंडिकुलर टू लाइन, यानी कि ये जो pf वेक्टर अगर हम लोग कैसे करके निकाल ले, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये अगर वेक्टर निकल जाए ना तो सिंस pf इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसका मतलब pf विल बी परपेंडिकुलर टू दिस पैरेलल वेक्टर। अरे हाँ या नहीं? तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, जीरो। और जैसे डॉट प्रोडक्ट को जीरो करोगे वहाँ से लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा आ गया तो f का कोऑर्डिनेट, लैम्डा इसमें रख देंगे तो f का कोऑर्डिनेट आ गया, और f का कोऑर्डिनेट आ गया तो बाकी सब। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो फाइंड पीसी ऑफ लाइन। सेकंड नंबर, फाइंड है, बिल्कुल है। तो फाइंड pf वेक्टर। ठीक है, pf वेक्टर निकालिए। थर्ड नंबर, सिंस pf वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू लाइन implies pf वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू l वेक्टर। यहाँ से implies क्या होगा, pf वेक्टर डॉट l वेक्टर इक्वल्स टू 0। यहाँ से जैसे सॉल्व करोगे यू विल गेट लैम्डा का वैल्यू। ठीक है, लैम्डा का वैल्यू जैसे आ गया तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, फोर्थ स्टेप, लैम्डा का वैल्यू जैसे आ गया तो इसमें f में पुट कर दोगे, है ना। पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा इन f। ठीक है, अब तुम्हारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ चुका है। बाकी क्या बचा है इसमें, इमेज निकालने के लिए क्या करोगे, मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करोगे, मिड पॉइंट फार्मूला। कोई दिक्कत है ना, क्योंकि ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है। इसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करोगे, डिस्टेंस फार्मूला। कोई दिक्कत है इसमें? बस
इतना ही। चलो नोट कर लो फिर, सब समझ में आ गया ना, नोट कर लो फिर। चलो एक बेसिक क्वेश्चन देते हैं। तो क्वेश्चन है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट from the point 0 to 3 on the line x plus 3 by 5 equals to y minus 1 upon 2 equals to z plus 4 by 3, है ना। also find perpendicular distance, है ना, perpendicular distance of p, इसको p बोल देता हूँ, p from line। चलो जल्दी से इसका आंसर करो। ठीक, तो बस पूरा वही स्टेप को लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे लाइंस का जो पैरेलल वेक्टर है वो क्या है, यहाँ पे 5i कैप, है ना, 5i कैप, और यहाँ पे है 2j कैप एंड 3k कैप। तो ये पैरेलल वेक्टर हो गया। अल्फा बीटा गामा क्या है, 0 2 एंड 3 है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे x1 y1 z1 क्या है, इसमें x1 है -3, है ना, और a क्या है, a इज़ 5। फिर y1 क्या है, यहाँ पे y1 इज़ 1 एंड b इज़ 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लैम्डा कर देता हूँ, और फिर z1 इज़ -4, और फिर c इज़ 3, तो 3 लैम्डा, ठीक है। तो ये सब है अपने पास। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी एफ वेक्टर निकालेंगे। तो पी एफ वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये बनेगा -3 प्लस 5 लैम्डा आई कैप, इसके बाद 1 प्लस 2 लैम्डा -2, तो ये क्या बनेगा, -1 प्लस 2 लैम्डा जे, है ना। फिर क्या आएगा, -4 प्लस 3 लैम्डा -3, तो कितना बनेगा, -7 और प्लस 3 लैम्डा, ठीक है। ये आ गया पी एफ वेक्टर। सिंस पी एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एल वेक्टर, सो पी एफ डॉट एल वेक्टर इक्वल्स टू क्या बनेगा, 0। यहाँ से दोनों का डॉट कर देते हैं, है ना। वो 5 के साथ 5 लेते हैं यहाँ से, एल वेक्टर ऊपर लिख लेते हैं। चलो एल वेक्टर क्या है, 5i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, है ना। इसका डॉट कर लेते हैं इसके साथ, तो ये बन जाएगा 5 इंटू -3 प्लस 5 लैम्डा, और फिर प्लस 2 इंटू -1 प्लस 2 लैम्डा, प्लस 3 इंटू -7 प्लस 3 लैम्डा, ठीक है। एंड दिस इज 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन गया -15 प्लस 25 लैम्डा, और यहाँ पे -2 प्लस 4 लैम्डा, यहाँ पे -21, फिर प्लस 9 लैम्डा इक्वल्स टू 0। अब ये सारे लैम्डा को ऐड कर लेते हैं, तो 25 प्लस 4, तो 29 प्लस 9 कितना हो गया, 38 लैम्डा इक्वल्स टू, बाकी सब उधर, तो यह -17, ये -17 प्लस 28 कितना होगा, प्लस 21, 38 ही हुआ ना। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आ गया 1, और लैम्डा का वैल्यू 1 जैसे ही आ गया, सो एफ का कोऑर्डिनेट कैसे आ गया, इसमें 1 रख लेंगे ना, लैम्डा का वैल्यू 1, तो 5 -3, तो कितना आ गया 2, फिर यहाँ पे 1 रखो, तो ये आ गया 3, फिर 1 रखो, तो कितना आ गया -1, ठीक है। तो ये एफ आ गया, ठीक है। तो एफ का जैसे कोऑर्डिनेट आ गया, सो हम लोग क्या करेंगे, पी एफ का डिस्टेंस निकाल लेंगे। पी भी पता है अपने को और एफ भी पता है, तो पी एफ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, कर लेते हैं यहाँ से ना,
दिस माइनस 0, ऊपर में 0 है ना, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस 4 का स्क्वायर 16, ये कितना आ गया रूट 4 5 और 9 तो रूट 21। तो ये हो गया इसका आंसर। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है ना? अच्छा, तो ऐसे ही एक और इसी में कुछ क्वेश्चन देते चलो। आल्सो फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ इमेज, ठीक है। अब तुमको इमेज निकालना है एंड इमेज, ठीक है। तो अभी इमेज निकालना है, तो एफ निकल चुका है, एफ मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, निकाल लेंगे इमेज, निकाल लोगे ना? इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे और अगला टॉपिक लिखते हैं, वो है स्क्यू लाइंस। तो लाइंस में अब एक दो टॉपिक और बचा है। एक तो बचा है स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, फिर आएगा एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस, ठीक है ना। इतना अभी मेजर है लाइन में, इसके बाद आएंगे सीधा प्लेन, फिर बाद में क्या होगा, प्लेन और लाइन दोनों मिक्स हो जाएगा। प्लेन और लाइन दोनों मिक्स होगा, फिर अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, उससे भी पहले लिख लो यहाँ पे स्क्यू लाइंस, पहले डिफाइन कर देता है कि स्क्यू लाइंस होता क्या है। स्क्यू लाइंस तो लिख लो ऐसा लाइन जो ना कि पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है, इस तरह से, है ना। ऐसा लाइन जो ना ही पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्टिंग है। तो टू लाइंस आर स्क्यू लाइंस इफ दे आर नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। स्क्यू लाइन समझ में आ गया। तो अब इसी में आता है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो देखो स्क्यू लाइंस, अब ये 2D में दिखाना तो डिफ़िकल्ट है ना। स्क्यू लाइंस तो इस तरह का है, अब इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस तभी पॉसिबल है जब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तभी डिस्टेंस पॉसिबल है। अदरवाइज ये उधर चला गया, ये इधर चला गया, इधर चला गया, डिस्टेंस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस बोल रहा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है वो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस या लाइंस जो भी बोल रहा है। जब भी लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दे या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा यूज़ करेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल दे या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल दे, ठीक है। सब एक ही चीज़ है, ठीक है। ओके, तो दो लाइन के बीच में स्क्यू लाइन निकालना है, जैसे दो लाइन के बीच में, दो स्क्यू लाइन्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ये चीज़। तो देखो ये अगर लाइन है तो इसके साथ में क्या क्या है, एक तो पॉइंट जहाँ से लाइन पास हो रहा है और एक पैरेलल वेक्टर, इस लाइन के पैरेलल वेक्टर, समझ पा रहे हो। दूसरा लाइन ये है, तो ये भी एक पॉइंट से पास हो रहा है और किसी वेक्टर के पैरेलल है, समझ पा रहे हैं ना। इन दोनों लाइन से अपने को ये दो इन्फॉर्मेशन पता है। चलो यहाँ तक पहले हम लोग नोट करते हैं। तो ऐसा एक लाइन है, ठीक है, ये है लाइन 1, जिसका पैरेलल जो कि एक किसी पॉइंट, ये है मान लेता हूँ पॉइंट ए से पास हो रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, ठीक है। और ये है लाइन 2, ठीक है, ये है लाइन 2 जो कि पैरेलल है, जिसका जो पैरेलल वेक्टर है वो है L2। ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे ये जो लाइन है लाइन 2, ये B पॉइंट से पास हो रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर है B, ठीक है। या फिर इसको ऐसा कर लेता हूँ A1, इसको कर लेता हूँ A2, ठीक है। ये जो B पॉइंट है वो क्या है, ऐसा पॉइंट जहाँ से लाइन 2 पास हो रहा है, और इसका जो पैरेलल वेक्टर है वो है मान लेता हूँ L2, और इसका जो पैरेलल वेक्टर है वो है L1, ठीक है। अब ये क्योंकि स्क्यू लाइन से अब 2D में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल है, बस इस तरह समझ लो, ये लाइन ऐसे जा रहा है और ये लाइन ऐसे जा रहा है, समझ पा रहे हो ना, इस तरह का। तो अपने को इन दोनों के बीच में ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए।
ठीक है। तो अपने को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, है ना, ये डिस्टेंस अपने को चाहिए, और ये जो है इसका मान लेता हूँ P और ये है Q, ठीक है। ये जो PQ है ना, ये परपेंडिकुलर है, एक इस पे भी PQ जो लाइन सेगमेंट है वो परपेंडिकुलर है L2 एंड L1, कोई दिक्कत है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो पॉइंट है A और B, इसको ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाते हैं, क्यों बनाते हैं अब देखो वो बता रहे हैं। इनको ज्वाइन करके हमने एक वेक्टर बना लिया, ठीक है, ये AB वेक्टर बना लिया, कोई दिक्कत है नहीं है ना। अच्छा, अब देखो अगर दो वेक्टर मिल जाता अपने को पता है अगर ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये है, तो इसका प्रोजेक्शन हम लोग इस वेक्टर पे निकाल सकते हैं, ये वाला लेंथ, प्रोजेक्शन मतलब ये वाला लेंथ, है ना, इसका प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये प्रोजेक्शन जब भी निकालते हैं तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है यहाँ पे, हाँ या नहीं। तो अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर मिल जाए अपने को, दो वेक्टर, तो एक वेक्टर का दूसरे पे परपेंडिकुलर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या किए, एक वेक्टर फाइंड कर लिए AB वेक्टर, ठीक है। AB वेक्टर का प्रोजेक्शन हम लोग निकालने जा रहे हैं PQ पे, ठीक है। तो जो लेंथ आएगा वही होगा ये परपेंडिकुलर, समझ पा रहे हैं, इसका प्रोजेक्शन निकालेंगे तो यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अरे किसी का भी शेडो निकालते हो, यहाँ अगर लाइन मान लो ऐसा है ना, ये लाइन है अपना, ठीक है, ऐसा लाइन है, ठीक है। इसका अगर तुम प्रोजेक्शन निकालोगे इस पे, तो ये जाएगा नीचे सीधा यहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर पड़ेगा, और ये भी जाएगा परपेंडिकुलर पड़ेगा, तब ये लेंथ आएगा, हाँ यार ऐसा है, तो समझ पा रहे हो क्या। प्रोजेक्शन इधर से निकालोगे तो ये जाएगा यहाँ परपेंडिकुलर गिरेगा, ये भी जाएगा परपेंडिकुलर गिरेगा, तब ये हो गया प्रोजेक्शन। तो वैसे ही अगर ये AB वेक्टर हमने निकाल लिया, इसका प्रोजेक्शन हम लोग PQ पे निकाल देते, ये जो लेंथ होगा वही होगा क्या अपना डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन उसके लिए अपने को PQ वेक्टर चाहिए, ठीक है। PQ वेक्टर तो है नहीं अपने पास, अरे प्रोजेक्शन के लिए दो वेक्टर चाहिए ना, तो लेकिन PQ वेक्टर है नहीं, तो कुछ ऐसा जुगाड़ करते हैं ताकि PQ वेक्टर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए अब तुमको थोड़ा सा एक रिवाइज करना होगा वेक्टर। देखो मान लो एक वेक्टर है ये, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी मान लेता हूँ 10 यूनिट है, ठीक है, डायरेक्शन ये है 10 यूनिट है, ठीक है। अब अपने को एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसी के डायरेक्शन में हो, लेकिन मैग्नीट्यूड 7 हो, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यूनिटरी मेथड लगाएंगे, इस वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसी वेक्टर में अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो लेंथ होता है वो बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर उसमें इसके लेंथ से जितना लेंथ का चाहिए, 7 लेंथ का चाहिए, 7 से मल्टीप्लाई कर लिए और वो वेक्टर आ गया इसी के डायरेक्शन, समझ में आ गया क्या। अब देखो ये जो PQ है, PQ लेंथ अपने को निकालना है, ठीक है। PQ का जो लेंथ है मान लेता हूँ मॉड PQ है, ठीक है। अब ऐसा वेक्टर सोचो, ऐसा वेक्टर ये है अपना PQ, ऐसा वेक्टर जो PQ के डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब देखो PQ क्या है, PQ इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2, है ना, तो परपेंडिकुलर है L1 एंड L2, तो ऐसा कोई वेक्टर सोचो जो दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर है, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। सोचो कौन सा वेक्टर है ये। अरे अभी तो एक क्वेश्चन किए थे क्रॉस प्रोडक्ट, अभी एक क्वेश्चन किए थे ना, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइन, तभी हम बताए थे ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है। तो इन दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, L1 क्रॉस L2, है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू लाइंस L1 एंड L2, क्या है वो कौन सा वेक्टर है, L1 क्रॉस L2, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है ना। अब लिखेंगे सिंस L1 इज पैरेलल टू PQ, हाँ या नहीं बताओ। अरे जब PQ परपेंडिकुलर है L1 L2 पे और ये L1 क्रॉस L2 भी परपेंडिकुलर है L1 L2 पे, इसका मतलब दोनों क्या है, पैरेलल है, नहीं समझ में आया, ठीक है। तो PQ एंड L1 क्रॉस L2 ये क्या है, पैरेलल है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सो पैरेलल टू PQ, है ना। सो PQ वेक्टर के लिए क्या करेंगे, मॉड PQ निकालेंगे और उसके साथ में इसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये चीज़ समझ में आया क्या, समझ में आया। तो ये क्या बनेगा, L1 क्रॉस L2, ये चीज़ बताओ पहले, ये इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन अब ये फॉर्मूला खत्म है, मतलब ये कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया।
क्लियर है ना? ठीक है। वैसे अगर नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको फॉर्मूला बस ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये पी क्यू वेक्टर आ चुका है, अब बस ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल देंगे पी क्यू पे, वही हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है? वही हो जाएगा ये डिस्टेंस, ठीक है? नाउ डी इज व्हाट? प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन पी क्यू वेक्टर, ठीक है? और ये क्या होता है बताओ, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं? ए बी डॉट पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू का मैग्नीट्यूड, यही होता है ना? यहाँ से ए बी वेक्टर को क्या लिखोगे? A2 माइनस A1 लिखोगे क्या? और पी क्यू वेक्टर इज दिस, पी क्यू का मॉड और फिर L1 क्रॉस L2 डिवाइडेड बाय मॉड L1 क्रॉस L2। कोई दिक्कत है इसमें? ये तो हो गया पी क्यू वेक्टर, और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। अरे पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड पी क्यू, इस पे जब मॉड लगाओगे तो ये तो इसका मॉड तो यूनिट वेक्टर है, वो वही आएगा। समझ पा रहे हो क्या? अरे ये चीज़ समझ में आया तुमको? अरे इस पे इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये तो यूनिट है ना, इसका लेंथ क्या है? यही है ना, ठीक है? तो अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से डी का वैल्यू क्या आ गया देखो, A2 माइनस A1, ठीक है, डॉट L1 क्रॉस L2, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ L1 क्रॉस L2। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया, ठीक है? और यही हो गया अपना डिस्टेंस, ठीक है? अब क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए लगा देंगे पूरे पे मॉड। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है ना? अच्छा, ये तो फॉर्मूला है ही, ठीक है? अच्छा, अगर तुम इसको और गौर से देखोगे तो दिखेगा तुमको मॉड ऑफ, ये देखो एक वेक्टर का क्रॉस ले रहे हैं, दूसरे वेक्टर, एक वेक्टर का डॉट ले रहे हैं, बाकी दो वेक्टर के क्रॉस के इक्वल, तो ये कुछ और नहीं बॉक्स है, A2 माइनस A1। अरे बॉक्स है या नहीं? बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है, और डिवाइडेड बाय L1 क्रॉस L2। कोई दिक्कत है इसमें? पूरे का मॉड, क्योंकि ये डिस्टेंस है। क्या लगता है ये चीज़ समझ में आया? ठीक है? तो अब देखो ये, अब इसको देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला को इसको याद रखना पड़ेगा। देखो ये क्या है, A2 माइनस A1 क्या है? A2 A1 क्या है? पॉइंट जहाँ से लाइन 2 और लाइन 1 पास हो रहा है, ठीक है? हाँ, A1 माइनस A2 भी निकाल दोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मॉड बैठा है बाहर। और ये पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस और उसी का मैग्नीट्यूड, ठीक है? अब ये क्या है? एक बॉक्स प्रोडक्ट है। समझ में आ गया क्या? अब इसी को, ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म, इसी का अगर कार्टेशियन फॉर्म देखोगे ना, तो बॉक्स प्रोडक्ट ये तो पूरा में मॉड लगने वाला है, ठीक है? और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? देखो अगर मैं इस पॉइंट A का मान लेता हूँ, A का जो कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1 z1, और B का जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 z2, ठीक है? x2 y2 z2 है B का कोऑर्डिनेट। अब बस ये वेक्टर फॉर्म है, उसको कार्टेशियन फॉर्म में ले आएंगे। A2 माइनस A1, तो ये जब भी बॉक्स खुलता है ना, तो इसका कोएफिशिएंट आता है पहले लाइन रो में, इसका कोएफिशिएंट दूसरे रो में, इसका कोएफिशिएंट तीसरे रो में। समझ में आएगा? ठीक है? तो यहाँ पे रख दोगे तो ये क्या बनेगा? x2 माइनस x1, यहाँ पे y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ये चीज़ समझ में आया क्या है? A2 माइनस A1 है, ठीक है? इसके बाद L1 मान लेता हूँ यहाँ पे कुछ ऐसा है, A1i प्लस B1 j प्लस C1 k मान लेता हूँ, और ये L2 जो है ये मान लेता हूँ A2i कैप प्लस B2 j कैप प्लस C2 k कैप, ठीक है? अब इसका कोएफिशिएंट यहाँ आ जाएगा, तो ये बनेगा A1 B1 C1, और यहाँ पे A2 B2 और C2, ये इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है? इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है? और डिवाइडेड बाय ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ i j k, फिर क्या आएगा? A1 B1 C1 A2 B2 C2। इसका समझ में आया ये चीज़? ठीक है? अब इसमें लिख देता हूँ कौन क्या है। सबसे पहले ये तो है मॉडुलस मॉड, यहाँ लिख देता हूँ इधर। ये जो बाहर वाला मॉड है वो क्या है? मॉड है। कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, ये वाला और ये वाला, ये क्या है? दोनों डिटर्मिनेंट है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? अच्छा, ये वाला क्या है? ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वाला मॉड है ना,
ये क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो फॉर्मूला पे मत जाओ, अगर फॉर्मूला जाओगे भी ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बॉक्स सही है ना, दोनों लाइन का डिफरेंस, फिर L1 L2, फिर उसका L1 L2 का क्रॉस, तुमको बस ये ध्यान रखना है और ये याद रखना पड़ेगा। और हम बताते हैं कि जो जेई में क्वेश्चन आएगा, जेई मेंस में एकदम सेम टू सेम लैंग्वेज आएगा, कुछ लैंग्वेज भी चेंज नहीं करेगा। क्या बोलेगा वो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, बस वहाँ पे क्या नहीं बोलेगा कि ये लाइन्स कैसा है, स्क्यू है या फिर पैरेलल है, क्या है वो नहीं बोलेगा, तुमको खुद से पहचानना होगा। ठीक है, चलो यहाँ तक नोट कर लो फिर। ओके, लिखो क्वेश्चन। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला डिराइव करना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, देखो, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन्स, और पहला लाइन है x माइनस 3/2 इक्वल्स टू y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू z माइनस 1/1, z माइनस 1/-1 एंड x प्लस 3/2 इक्वल्स टू y माइनस 6/1 इक्वल्स टू z माइनस 5/3, z माइनस 5/3। ठीक है, और ऑप्शंस हैं 18/√17, सेकेंड ऑप्शन है 22/3√5, सी ऑप्शन है 46/3√5, और फोर्थ ऑप्शन है 6√3। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है और आंसर ले आना है। ठीक है ना, तो इसको ट्राई करके आना। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जेई का, देखो पूरा एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इससे अगर क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, हर साल से हर एक कोई ना कोई शिफ्ट में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो अब देखो, अभी तक हम देखे थे, थोड़ी देर पहले लिखवाए थे, अगर 3 वेक्टर क्या है, कोप्लानर है, इसका मतलब उसका बॉक्स क्या होगा, उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0। ठीक है ना, तो अब कोप्लानर वाला भी, कोप्लानर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हो सकता है, बस देख लेना, कोप्लानरिटी के लिए 3 वेक्टर चाहिए, अगर 3 वेक्टर कोप्लानर है तो उसका बॉक्स 0, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। और फिर डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस तक का करके लाना क्वेश्चन। ठीक है ना, अब बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए जो टॉपिक बचा है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, फिर है एंगल बाइसेक्टर ऑफ लाइंस। ठीक है ना, इसके बाद जो है ना, इसके बाद हम लोग प्लेन्स पे आएंगे, फिर प्लेन का कुछ टॉपिक करेंगे, फिर लाइन और प्लेन मिक्स होगा। ठीक है ना, दोनों मिक्स होके आएंगे। अभी लाइंस के बारे में बेसिक हो गया, फिर वैसे ही प्लेन के बारे में सब समझ लेंगे, इसके बाद जो क्वेश्चन बनेगा दोनों का मिक्स होके बनेगा। ठीक है ना, वो क्वेश्चन अच्छे होने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं फिर।